सभी को नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड है। ये एडवांस योगा थेरेपी और इस एडवांस्ड योगा थेरेपी के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं मोटापा कम करने के लिए योगा अभ्यास। मोटापा को कम करने के लिए कौन कौन से अभ्यास हैं। मोटापा या ओबेसिटी इस सदी की सबसे ज्वलंत समस्या और सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान इस बीमारी को ओर आकर्षित हुआ है वर्तमान समय में। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि मोटापा क्या समस्या होती है, इसके प्रमुख कारण क्या क्या हैं और योग में पर्टिकुलर इसका किस तरह से समाधान है, किस तरह से इसका उपचार है। तो ये आज के क्लास में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मोटापा का इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है, किस रूप में इसको हम समझते हैं। तो मोटापा उस अवस्था को कहते हैं जिस अवस्था में शरीर में जो वसा है या फैट है उसका संग्रह इस तरह से हो जाए या इस लेवल तक हो जाए, इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाए कि जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहे हैं बॉडी में, शरीर की जो कार्य प्रणाली है वह बाधित होने लगे, उसमें व्यवधान उत्पन्न होने लगे। तो वो हमारे लिए एक समस्या हो जाएगी और वो मोटापा की श्रेणी में आएगा। इसको ये ऐसी बीमारी है कि इसमें बॉडी मास इंडेक्स अभी हम आगे चर्चा करेंगे, जिसके पैरामीटर के आधार पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति उसका मापन करती है कि हाँ व्यक्ति ओबेसिटी के अंतर्गत है कि नहीं है, मोटा है कि नहीं है। लेकिन सामान्य दशा में उसे और इसके अतिरिक्त कोई जांच की आवश्यकता नहीं होती है। स्वतः ही एक व्यक्ति मोटा है कि नहीं है उसको अपने दैनिक कार्यों में अनुभूति होने लगती है। जो भी व्यक्ति मोटा होगा, जितना उसका औसत वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा होगा, तो ऐसे व्यक्ति को अपने डे टू डे लाइफ के जो काम करने हैं उनमें समस्या होने लगती है। उठने बैठने में समस्या, चलने में समस्या, कहीं थोड़ा सीढ़ी वगैरह चढ़ना पड़ गया तो उसमें समस्या। और यही मोटापा जब लंबे समय तक चल जाता है, क्योंकि इसके कारण से बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, जो बॉडी का एक सामान्य फंक्शन है, उसकी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वह प्रभावित होने लगती है। तो कुछ समय बाद लंबे समय तक जब बनता है तो ये कई रोगों का कारण हो जाता है। मोटापा कई बीमारियों का कारण हो जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, श्वास का फूलना, डायबिटीज़ का होना। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अगर वजन है और लंबे समय तक वो बना हुआ है तो उससे घुटने में दर्द इत्यादि की समस्या। और ये तो कुछ संक्षिप्त से उदाहरण हैं। इसके अलावा ढेरों बीमारियां हैं जो मोटापा अगर बना रहता है लंबे समय तक, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता या वह उसका समुचित उपचार नहीं किया जाता, तो ऐसे व्यक्ति में और ढेरों रोग मोटापे के कारण उत्पन्न होते हैं, पनपते हैं। यही कारण है कि मोटापा की ओर लोगों ने ध्यान भी बहुत ज़्यादा दिया, उसकी ओर आकर्षण भी गया। और उसके कारण अगर कोई रोग हो जाए तो बिना मोटापा कम किए उसका उपचार भी कठिन हो जाता है। और सामान्यतः डॉक्टर लोग भी ये कहते हैं कि भाई पहले अपना वजन कम करिए। तो मोटापा जो है वो इस सदी की एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आई और लोगों ने इसके प्रति अवेयरनेस भी दिखाई, जागरूकता भी दिखाई। आइए कुछ और सिम्टम्स देखते हैं। ये बॉडी मास इंडेक्स है, बीएमआर, जिसके वजह से ये पता करते हैं कि हाँ व्यक्ति मोटा है, वो मोटापे के कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है तो किस रेंज में है। तो बीएमआरआई का ये पैरामीटर है कि अगर बीएमआरआई उसका बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई उसका अगर 18 से 18.5 से कम है तो उसे अंडर वेट माना जाता है कि यह व्यक्ति जितना वजन होना चाहिए उससे कम है। सामान्य का जो एवरेज का है वो 18.5 से और मोटा मोटा 25 तक के जो है वो एवरेज माना जाता है कि हाँ ऐसा व्यक्ति
जो है वो संतुलित वजन वाला है, ये ना अंडरवेट है और ना ही ओवरवेट है। उसके बाद फिर ओवरवेट की कैटेगरी है, अधिक भार, फिर अधिक भार के बाद फिर मोटापा की कैटेगरी में आ जाते हैं 1 2 3। और 40 के ऊपर अगर जो है बॉडी मास इंडेक्स है तो ऐसे व्यक्ति को एक बड़ी से मतलब सबसे ज़्यादा मोटा व्यक्ति माना जाता है इसके ऊपर, और उसको अपने ढेर सारे डे टू डे लाइफ के कार्यों में दिक्कत होती है। तो बॉडी मास इंडेक्स निकालते कैसे हैं, तो इसमें हाइट को जो है वजन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो भी व्यक्ति का वजन है, और जो भी आता है उससे हाइट को भाग दे देते हैं। इसको बोलते हैं जैसे मान लीजिए किसी का वेट जो है वो 50 किलोग्राम है और उसकी हाइट जो है उसकी जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है। तो 150 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 यानी कि 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर उसकी जो है वो हाइट हो गई। अब इसको 1.5 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम से स्क्वायर करेंगे, तो 1.5 गुणे 1.5 1.5 मीटर गुणे 1.5 मीटर, तो ये इसका आ जाएगा 1.5 गुणे 1.5 2.25। अब 2.25 से अगर उस व्यक्ति का मान लीजिए 50 वजन है तो 2.25 से 50 को डिवाइड कर देंगे। तो जब 50 को 2.25 से डिवाइड करेंगे, 50 डिवाइडेड 2.25, तो इसका उत्तर आएगा 22.22 समथिंग, 22.22 समथिंग आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ये 22.22 जो है वो औसत व्यक्ति का है, ना ये मोटा है और ना ही पतला है। तो इस तरह से एक तरीका होता है बॉडी मास इंडेक्स निकालने का। इसका दूसरा, ये तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, दूसरा मैं एक सरल तरीका बता रहा हूँ। यह कोई मान्यता प्राप्त तरीका नहीं है, लेकिन ये एक एवरेज निकालने में आपको बहुत समय नहीं लगता है और आसानी से निकल आता है, और लगभग लगभग उसी के आसपास बॉडी मास इंडेक्स आता है। वो क्या कि किसी की भी हाइट को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, उसमें से 100 लेस कर दीजिए। मान लीजिए किसी की हाइट अगर 150 सेंटीमीटर है तो उसको 100 हटा दीजिए तो कितना बचा, 50। ये एडल्ट का मैं बता रहा हूँ। तो उसका जो 50 बचा, तो 50 ही उसका जो है एक आइडियल वेट है। इसमें 1-2 किलो कम या 2 किलो ज़्यादा वो एवरेज में आ जाएगा। किसी की 165 हाइट है, 165 सेंटीमीटर, तो आइडियल वेट उसका 65 के आसपास होना चाहिए। तो ये एक सरल तरीका है, लेकिन एथेंटिक तरीका जो है वो यही है, बॉडी मास इंडेक्स वाला। तो इसमें आपने देखा कि हाँ, किस कैटेगरी में व्यक्ति है तो वो मोटा माना जाएगा या अंडरवेट माना जाएगा या नॉर्मल माना जाएगा। फिर मोटापे की भी कई स्तर हैं, तो वो किस स्तर में आएगा। मोटापे का कारण, मोटापे का जो प्रमुख कारण है वो आराम तलब जीवन है। मोटापा उन्हीं लोगों को होता है जो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं और उनके भोजन में फैटी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, हैवी भोजन लेते हैं, हैवी कैलोरी, अधिक कैलोरी युक्त भोजन लेते हैं, लेकिन श्रम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं और आवश्यकता से अधिक खाते हैं। तो ये कुछ ऊपर के 1 2 3 ये प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा कुछ कुछ केसों में एंडोक्राइन सिस्टम की जो थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि है, इसके असंतुलन होने से भी मोटापा बढ़ता है। अगर यह संतुलित नहीं है तो इससे भी मोटापा बढ़ता है। दवाओं के दुष्प्रभाव से भी मोटापा बढ़ता है। कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिनका प्रयोग अगर किया जा रहा है, या कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं, तो ये शरीर को फुला देते हैं, वजन भी बढ़ जाता है, कई बार वजन नहीं बढ़ता लेकिन शरीर फूल जाता है। और ऐसे ये इस तरह की जो दवाएं होती हैं वो व्यक्ति को कमज़ोर भी कर देती हैं, तो उसमें ताकत बिल्कुल नहीं होती। तो इस तरह के कुछ प्रमुख कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति एक सामान्य से उसका वजन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन प्रमुख कारण ऊपर के ही 3 हैं: मेहनत कम, भोजन अधिक। यही मुख्य कारण है मोटापे का। अब इसके बाद देखते हैं मोटापे का यौगिक उपचार क्या है।
तो योग द्वारा मोटापे के अगर हम उपचार की बात करें तो मोटापा हो या कोई भी बीमारी हो, उसके उपचार में सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इटियोलॉजी, रोग का कारण, समस्या का कारण। अगर ये पता चल जाए तो समाधान उसका आसान हो जाता है और तभी समाधान हो पाता है। अदरवाइज थोड़ा बहुत लाभ भले मिल जाए लेकिन प्रॉपर समाधान नहीं हो पाता है कि रोग का कारण क्या है या समस्या का कारण क्या है। तो मोटापे के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है कि मोटापे का कारण क्या है। अगर उसका थायराइड पैराथायराइड असंतुलित है तो फिर कुछ और अभ्यास होंगे। अगर उसको कोई दवाएं सेवन कर रहा है उसकी वजह से उसका शरीर फूल रहा है तो कुछ और अभ्यास होंगे। और अगर वह व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, श्रम नहीं करता है और भोजन ज़्यादा करता है तो कुछ और अभ्यास होंगे। तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशंस के अलग अलग अभ्यास होंगे जिनकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी मोटे तौर पर जो योग के अभ्यास मोटापे को कम करने में कारगर हैं उनमें से अगर षटकर्म की बात करें तो कपालभाति और धौती। कपालभाति और धौती का अभ्यास यह कफ को कम करता है। कफ प्रवृत्ति के लिए यह प्रमुख अभ्यास माना जाता है। 6 कर्मों में से ये 2 कर्म कफ दोष की निवृत्ति के लिए प्रमुख उपाय माने जाते हैं। और मोटापे का संबंध कफ से ही है। आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ जो 3 चीज़ों का कॉन्सेप्ट है तो उसमें कफ का ही गुण होता है वजन, मोटापा बढ़ना ये कफ का ही गुण होता है। और कफ निवृत्ति के लिए भी कपालभाति और धौती इसका स्पष्ट हठ योगिक ग्रंथों में जो उल्लेख है कि कफ दोष के समूल निवृत्ति के लिए कपालभाति का अभ्यास और धौती का अभ्यास। कपालभाति से कफ दोष की निवृत्ति होती है, हठ प्रदीपिका में भी लिखा गया है और ग्रहण संहिता में तो षटकर्म में बहुत स्पष्ट कहा गया है। तीनों प्रकार के कपालभाति का दोष जो है वो कफ दोष निवृत्ति बताया गया है। कपालभाति के जो 3 भेद हैं तीनों के, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम, जो कपालभाति तीनों के कफ दोष निवृत्ति उसका लाभ बताया गया है। इसके अलावा हठ प्रदीपिका में भी कपालभाति को कफ दोष निवृत्ति का उपाय माना गया है। धौती को तो 20 प्रकार के कफ जनित जो रोग हैं उन सब में लाभकारी माना गया है धौती को। तो कपालभाति और धौती इन दोनों से मोटापे को हम कम कर सकते हैं। मोटापे में ये कारगर है। आसनों में देखे जाएं तो सूर्य नमस्कार सबसे प्रमुख आसन है। बाकी ताड़ासन, हर्षोत्थानासन, सूर्य नमस्कार, पेट के बल लेटने वाले ढेर सारे आसन, पीठ के बल लेटने वाले जो सामने दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पे, पीठ के बल में चक्रासन है, पवन मुक्तासन है, पाद चक्रासन है, सेतुबंधासन है, हलासन है, नौका आसन है, सर्वांग आसन है। बैठ करके पश्चिमोत्तानासन सबसे उपयोगी है। इसके अलावा अन्य आसन भी है। तो ये आवश्यकता अनुसार, क्षमता अनुसार किसी भी अभ्यास का इसमें एक ये प्रॉपर जितना लिखा है तो ये सारे किए जा सकते हैं क्योंकि मुश्किल से 25-30 मिनट के अभ्यास हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि ये भी ध्यान देना आवश्यक है प्रोटोकॉल डिसाइड करते समय कि व्यक्ति को मोटापे के अतिरिक्त और कोई समस्या तो नहीं है। सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन मोटापे के साथ स्लिप डिस्क का होता है। अगर व्यक्ति को स्लिप डिस्क और मोटापा भी है तो योग टीचर के हाथ पैर सब बंध जाते हैं क्योंकि स्लिप डिस्क के रोगी को आप ज़्यादा मेहनत नहीं करा सकते, आगे झुकने वाले अभ्यास बिल्कुल नहीं करा सकते। और मोटापा तब तक नहीं कम होगा अगर उसका कारण, जिस व्यक्ति को मोटापा है तो उस मोटापे कारण आराम तलब जीवन है, तो उसका मोटापा तब तक नहीं कम होगा जब तक वह श्रम नहीं करेगा, जब तक वह मेहनत नहीं करेगा। और आसनों के द्वारा मेहनत करने में ज़्यादातर आसनों का स्वभाव में फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग जरूर रहती है जो कि स्लिप डिस्क की समस्या में हानिकारक है। तो मोटापे के साथ अगर स्लिप डिस्क का कॉम्बिनेशन है तो ये सबसे टिपिकल कॉम्बिनेशन होता है। उसमें अभ्यास का सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर आप सरल अभ्यास की ओर जाओगे तो लाभ बढ़िया नहीं मिलेगा, वजन नहीं कम होगा। और अगर कठिन अभ्यास की ओर जाओगे तो स्लिप डिस्क की स्थिति जो है वो और बिगड़ने लगेगी। ठीक इसी प्रकार इसके साथ हाई बीपी का भी कॉम्बिनेशन बड़ा रिस्की और बड़ा ही टेक्निकल हो जाता है क्योंकि उच्च रक्तचाप की अवस्था में भी यही स्थिति आती है। मोटापा कम करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत में आसन फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग होना पड़ेगा। सूर्य नमस्कार में तो कंटिन्यूअस फॉरवर्ड बैकवर्ड का ही कॉम्बिनेशन है। और फॉरवर्ड बेंडिंग बार बार अगर करेंगे, उच्च रक्तचाप का रोगी करेगा तो क्या होगा, उसका बीपी और बढ़ जाएगा, उसको दिक्कतें होने लगेंगी। तो इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के साथ भी
और ये मोटापे का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही टेक्निकल हो जाता है। अगर उसको कोई दिक्कत नहीं हुई है तब आसान है कि उससे मेहनत कराई जाए और उसमें सूर्य नमस्कार पे आप फोकस कर सकते हैं और सूर्य नमस्कार के अलावा थोड़े बहुत जो आसन कर सकते हैं करें, नहीं तो सूर्य नमस्कार को ही फोकस करें और उसकी ज़्यादा मात्रा करें। 20 सेट से पहले सामान्यतः वजन कम होना नहीं शुरू होता है। जब 20 सेट के ऊपर, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, जब 20 सेट के ऊपर आप बढ़ते हैं तब फिर सूर्य नमस्कार से वजन कम होना शुरू हो जाता है। जहाँ आप 25-30 सेट गए तहाँ वजन कम होना शुरू हो जाएगा। तो सूर्य नमस्कार सबसे प्रमुख अभ्यास है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको मोटापे के साथ अभी और कोई दिक्कतें नहीं हुई हैं, उसके लिए आसनों में। और अगर उसे कोई मोटापा नहीं है, कोई व्यक्ति मोटापे से बचना चाहता है, अपने आप को बिल्कुल फिट रखना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में भी सूर्य नमस्कार सबसे प्रमुख आसन होगा। बाकी अन्य जो भी अभ्यास है पर्टिकुलर अलग अलग, अगर अंग का फैट कम करना है तो उसके हिसाब से भी अलग अलग अभ्यास हैं। तो उन सबके अभ्यास से, नियमित अभ्यास से वजन को कम किया जा सकता है। मोटापा का यौगिक उपचार में थायराइड एक बड़ा इशू है। इसके रीजन में मैंने जिक्र भी किया था कि थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि के असंतुलित होने से भी मोटापा की समस्या होती है। तो अगर किसी का थायराइड और पैराथायराइड असंतुलित है तो उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा कोई रिजल्ट नहीं लाएगी, क्योंकि उसका मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों के असंतुलन से है, खासकर थायराइड पैराथायराइड। तो उस अवस्था में थायराइड पैराथायराइड को संतुलित रखने वाले जो अभ्यास हैं, जब तक वो नहीं किए जाएंगे तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो वो कौन कौन से अभ्यास हैं? वो 6 अभ्यास यहाँ पर मैंने प्रमुखता से रखा है, जिसमें से सिंहासन, हलासन, सर्वांगासन, पर्वत आसन और सूर्य नमस्कार। ये 5 आसन हैं जो आसन है, और एक प्राणायाम है जिसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। इसके अलावा जालंधर बंध भी बहुत उपयोगी है, अभी वो प्राणायाम के अभ्यास में आगे आएगा। तो ये अभ्यास यानी बंधों में जालंधर, प्राणायाम में उज्जयी और आसन में ये क्रमशः 1 से 5 तक सिंहासन, हलासन, सर्वांगासन, पर्वतासन और सूर्य नमस्कार। उसमें सिंहासन ही सबसे प्रमुख आसन है थायराइड और पैराथायराइड को सही रखने के लिए। तो अगर किसी व्यक्ति को थायराइड और पैराथायराइड असंतुलित है तो ऐसे व्यक्ति को मोटापा को कंट्रोल करने के लिए उसे जो भी कर रहा है उसके साथ थायराइड और पैराथायराइड को संतुलित रखने में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर उसका थायराइड और पैराथायराइड संतुलित हो गया, वो स्वाभाविक अवस्था में आ गया, तब फिर जो भी अभ्यास कराए जाएंगे वो सब रिजल्ट देंगे और मोटापा कम हो जाएगा। लेकिन अगर थायराइड पैराथायराइड उसका रीजन है और वो नहीं संतुलित हुई तो आप कुछ भी अभ्यास कराएं, कोई विशेष रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि उसका जो रीजन है किसी भी बीमारी के इलाज में, जो उसका कारण होता है, उसका रीजन होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार मोटापा के लिए थायराइड के दृष्टिकोण से देखा हमने। अब प्राणायाम देखते हैं। प्राणायाम में कपालभाति वजन को कम करने के लिए सबसे प्रभावी अभ्यास है षटकर्मों में कपालभाति का अभ्यास। और इसमें तो उदर के फैट को कम करने के बहुत दावे भी किए जाते हैं, लेकिन इतना है कि अब्डोमिनल मूवमेंट कंटिन्यूअस होता है, तो जो पेट या उदर से जुड़ा हुआ फैट है उसकी अधिकता को कम करने में कपालभाति सबसे प्रभावशाली है। चाहे वो फैटी लिवर की समस्या हो, चाहे वो स्टमक की समस्या हो, या फिर चाहे अन्य दूसरी समस्याएं हों, अगर वह उदर से जुड़ी हुई है, जिसमें छोटी बड़ी आंतें का भाग आता है, स्प्लीन, लीवर इत्यादि आते हैं, तो इनसे जुड़ा हुआ जो फैट है उसमें कपालभाति का सबसे प्रभावशाली जो है वो उपचार है। अग्निसार ये भी उदर के फैट से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें श्वास को बाहर निकाल करके, श्वास को बाहर ही रोक करके हम आंतों का मूवमेंट करते हैं, उदर को अंदर बाहर करते हैं। तो इसलिए जालंधर बंध का अभ्यास भी जो है वो उपयोगी है। अनुलोम विलोम ये बीपी में उपयोगी है, तो अगर मोटापे के साथ बीपी का कॉम्बिनेशन है तो इसको ज़रूर करें। अदरवाइज ऐसे भी करें, मन को संतुलित रखने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। बीपी अगर नॉर्मल रहता है तो भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें।
ये बहुत इफेक्टिव प्राणायाम है, बहुत ही कम समय में व्यक्ति को चार्ज कर देता है, ऊर्जान्वित कर देता है। उज्जयी प्राणायाम इसका मेन प्राणायाम है अगर मोटापे का रीजन थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड या थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि से संबंधित कोई भी समस्या अगर चल रही है तो वहाँ पर उज्जयी प्राणायाम और आसनों में सिंहासन, ये दो बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास हैं। तो इनका वहाँ पर अभ्यास किया जा सकता है अगर रीजन थायराइड और पैराथायराइड का असंतुलन है या ऐसे भी थायराइड पैराथायराइड असंतुलित रहती हैं, तो ऐसे लोगों को उज्जयी प्राणायाम का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए। अब इसके बाद मिताहार, आहार चिकित्सा क्या कहती है? आहार चिकित्सा कहती है कि अगर मोटापे का रीजन आहार है, फैटी भोजन है, भोजन ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, खूब खाया जाता है, अगर ये कारण है तो जब तक आहार पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक के, क्योंकि जो रीजन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर जो कार्य हमें फिनिश करना है उसका कारण हमें पता चल जाए तो कारण को आप हटा दीजिए, कार्य अपने आप हट जाएगा। लेकिन अगर आप कार्य के कारण को नहीं हटाते हैं और कार्य को सीधे आप प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो आप प्रभावित तो उसे तुरंत कर सकते हैं भले, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल सकता है। अस्थायी समाधान निकालने का एक ही तरीका है कि किसी भी कार्य के कारण को समाप्त किया जाए। तो ये ओबेसिटी या मोटापा रूपी जो कार्य है, इसका कारण अगर थायराइड और पैराथायराइड का असंतुलन है तो थायराइड और पैराथायराइड को संतुलित करना पहली आवश्यकता है, बिना उसके जो है वो नहीं होगा। तो इसी प्रकार अगर आहार कारण है तो आहार पे काम करना पड़ेगा। अगर मोटापे का कारण आहार है कि व्यक्ति आहार ज़्यादा मात्रा में लेता है और आहार की अधिकता से उसका वजन बढ़ता जा रहा है या बढ़ गया है, तो उसका सरल तरीका है आहार को रोक दीजिए। आहार की जगह कुछ ऐसी चीज़ें ले लीजिए जिससे आपको आवश्यकता अनुसार कैलोरी मिल जाए, लेकिन आप आहार को रोक दीजिए, कम कर दीजिए या उसके कंपोनेंट चेंज कर लीजिए। कुछ दिन के लिए आप फल सब्जी पे आ जाइए या फल सब्जी की मात्रा बढ़ा दीजिए। तो आहार देखिए, जो मिताहार का कॉन्सेप्ट है हठ योगिक ग्रंथों का, तो उसमें मौसम के अनुसार प्राकृतिक चिकित्सा का भी यही कॉन्सेप्ट है कि सुस्निग्ध सुमधुर भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो मौसम के अनुकूल हो भोजन, उसको ग्रहण करना चाहिए। कितनी मात्रा में? आधा पेट से अधिक भोजन नहीं लेना चाहिए। और उसमें प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि फल और सब्जी ही सबसे प्रचुर मात्रा में, तो फल और सब्जियों की मात्रा सबसे ज़्यादा मात्रा में रखिए, उनका रेशियो ज़्यादा करिए, अनाज का रेशियो कम करिए, मीठे का रेशियो और नगण्य करिए, और जो स्पाइसी भोजन है उसको बिल्कुल हटाइए। तो इस तरह से बिना आहार चिकित्सा की मदद लिए मोटापे को कम करना कठिन है, क्योंकि मुख्य रीजन तो आहार ही कहीं ना कहीं निकल के आता है। तो अगर रीजन आहार है तो आहार में अगर आप कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, रीजन को कुछ नहीं छेड़ते हैं, तो फिर केवल कार्य को आप कम करने का सीधा प्रयास वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, थोड़ा बहुत भले प्रभावी। तो इसलिए थायराइड और पैराथायराइड अगर कारण है तो उसको संतुलित करने का कारण, मेहनत अगर व्यक्ति कम करता है इसलिए वजन बढ़ा है तो उसको मेहनत कराया जाए, आसन के द्वारा मेहनत करें, आसन में सूर्य नमस्कार के द्वारा अच्छे से उसको श्रम कराया जाए। और अगर आहार कारण है, आहार की अधिकता और आहार उस विशेष प्रकार का आहार जो वजन बढ़ाने में सहायक होता है, अगर ये कारण है तो उस तरह के आहार को रोका जाए। ऐसा आहार दिया जाए जो मौसम के अनुसार फल और सब्जियों को केंद्रित करके उनको प्रधानता में रख करके बनाया गया। तो इस तरह से अगर ध्यान दिया जाएगा तो मोटापा निश्चित तौर पे ही दूर होगा, और उसका योग के द्वारा इन इन बातों को ध्यान में रख करके उसका प्रबंधन किया जा सकता है। इस तरह से आज मोटापे से संबंधित एक कक्षा रही। ध्यान का अभ्यास भी इसमें लाभकारी है, क्योंकि कई बार तनाव इत्यादि भी, हालांकि तनाव से मोटापा नहीं बढ़ता है, हाँ शरीर की कार्य करने की क्षमता जरूर बढ़ जाती है, शरीर का फैलाव जरूर बढ़ जाता है। तो ऐसे में ध्यान भी कारगर है, और नहीं तो संतुलित जीवन के लिए ध्यान तो आवश्यक है ही है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने शरीर पर ही ध्यान, अपने श्वास प्रश्वास पे ध्यान, क्योंकि ध्यान की बहुत सारी विधियाँ हैं। तो विधि जो भी आपको उपयुक्त लगे, जो भी सरल लगे या जो आपके हिसाब से सटीक लगे वो आप कर सकते हैं। ध्यान में मुख्य बात एक ही है कि हम अपने मन को पर्टिकुलर किसी ऐसे सब्जेक्ट पर लगाते हैं जो सकारात्मकता से युक्त हो। तो मन को बार बार उसी पर लाने का प्रयास करते हैं, और
इस अभ्यास में और कुछ हो या ना हो, कम से कम उतने पीरियड के लिए मन हमारा इधर उधर जाने से बचता है, या नहीं पूरी तरह से बच पाता है तो कम से कम कुछ तो उस पर नियंत्रण होता ही। तो इसलिए ध्यान का अभ्यास भी डे टू डे लाइफ में शरीर के अंगों की कार्य क्षमता को बढ़ाने में और शरीर के मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन रखने में अपनी महती भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से मोटापा के हमने कारण को देखा, उसके सिम्टम्स को देखा, बॉडी मास इंडेक्स, BMR, बॉडी मास इंडेक्स क्या चीज़ होती है वो देखा, उसमें हमने विभिन्न रेंजें देखी, और किस स्तर पे व्यक्ति है तो वह सामान्य जो है वजन उसका है या कम है या ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, इस तरह से उसके कई स्टेप्स में हमने उसको देखे। और यौगिक उपचार में अंततोगत्वा निष्कर्ष के रूप में यही है कि श्रम करें, मेहनत करें, परिश्रम करें, ठंडक के मौसम में भी कम से कम एक बार इतना श्रम हो कि एक बार पसीना जरूर निकले। तो ये सब अगर हम कर लेते हैं तो हमारा फिटनेस लेवल भी जो है मेंटेन रहेगा और हम अपने आप को रोगों से बचा पाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताएं, हठ योग प्रदीप का कि सेकंड चैप्टर का आखिरी श्लोक है जहाँ पर हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। और हठ सिद्धि का लक्षण, जो पहला लक्षण है बपू कृष्वत्वम, अगर किसी व्यक्ति में हठ योग की सिद्धि हो रही हो या उसकी नाड़ियाँ शुद्ध हो रही हो, तो जो सिम्टम आने की बात हठ योग प्रदीपिका में कही गई है उसमें प्रथम सिम्टम जो बताया है बपू कृष्वत्वम, यानी कि योगाभ्यासी का जो शरीर है वो क्या होता है, वो दुबला होने लगता है, वो पतला होने लगता है, वो फैटी नहीं रहता है। ये पहला लक्षण है हठ योग सिद्धि का। तो जो भी रोग की स्थिति है वही भोग की स्थिति है, और योग उससे सर्वथा पृथक स्थिति है। योग जिसको कहा गया है या योग जिस स्थिति की ओर ले जाने की प्रक्रिया करता है, वह सब एक्चुअल में स्वास्थ्य की ही प्रक्रिया हैं और स्वास्थ्य को उत्तरोत्तर वृद्धि की ही प्रक्रिया हैं, और उसमें मोटापा जैसी समस्या के समाधान के लिए भी योग के जो अभ्यास हैं उनमें उनको अपनाया जा सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस टाइटल को समाप्त करते हुए आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि अगर व्यक्ति की थायराइड पैराथायराइड असंतुलित नहीं है तो सूर्य नमस्कार सबसे प्रमुख उस व्यक्ति का उपचार है, और अगर थायराइड पैराथायराइड असंतुलित है तब सूर्य नमस्कार तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ सिंहासन और उज्जयी प्राणायाम और जालंधर बंद, इनका उसमें सम्मिश्रण अवश्य किया जाए। तो ऐसा करने से जो जालंधर बंद है वो स्टिमुलेट होगा और संतुलित होगा, तो जो है उसके संतुलित होने से उसका अगर रीजन है तो उससे भी रोग का जो है वो समाधान होगा। तो अब इन्हीं के साथ आप लोगों को जो आज के लेक्चर से संबंधित क्वेश्चन हो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन के लिए आमंत्रित हैं आप।